किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। हुनरमंदों, दिल वालों, फनकारों, कलमकारों, कलावंतों, धरती पुत्र और गुदड़ी के लालों की धरती राजस्थान का हर रंग और ढंग बाकमाल है, जो सबको अपना बना लेता है। अपनेपन की मिठास और राजस्थान के खास रंगों में ढला अपनेपन के एहसास लिए, राजस्थान के रंगों का चटक एहसास लिए डीडी राजस्थान री खास प्रस्तुति, यो खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान। नमस्कार, खम्मा घणी सा सगलारो घणो घणो स्वागत। मारो नाम छे प्रीति। यो खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में है और हमारे साथ छे मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। जैसा प्रीति ने बताया कि राजस्थान की जो भूमि है, यहाँ की जो माटी है, वो ऐसे सपूतों को जन्म देती आई है जिन्होंने सिर्फ राजस्थान का नाम राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में और देश के बाहर भी रोशन किया है। और हमारे राजस्थान में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई तीज त्यौहार ना हो। यहाँ पर उसका बखान करना अपने आप में शब्द कम पड़ जाते हैं। और इस समय जो वातावरण चल रहा है, अगर आप सुबह 6 बजे से सुबह के 8 बजे के बीच का वक्त देखें तो मधुर सी स्वर लहरियाँ आपके कान में आती हैं। और ये स्वर लहरियाँ होती हैं गणगौर की पूजा करते समय जाती हुई युवतियों की, जो मीठे मीठे शब्दों में गणगौर के गीत गाती हैं। बिल्कुल, गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती। हाँ। और एक ही धूम रही होली का दूसरा दिन से हुई चाल रही है ना। और बिल्कुल दूब लेती हुई छोरियाँ और राजस्थान का रंग में रंगा बधावा ये जगा रहे थे। और बिंदोरा का दिन चल रहे थे। मैं तो प्रणय काल में भी एक बिंदोरा में जा रही थी। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल देखो, कहीं चाहे गणगौर हो और बिंदोरा में न जाओ तो ऐसा लगे छे कि भाई ब्याह को मौसम आगो और एक भी जीमण में कौन गया। तो एक गीत आप भी गा दो। तो वही आभार। तो देखो, अगर जो गीत गावाला तो गीत वो होलो कि गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, है ना। यो जो मेन गीत है। और अगर मैं पूरो ही ने गाऊंला तो फिर धुन ऐसी चढ़ेली कि लागेलो चलो 16 बार पूछ लिया तो आपने शो को जो वो पूरा हो जाए। गीत गाने की बात से याद आया कि एक बहुत ही मीठी आवाज़ हमारे देश की है, वो है शंकर महादेवन। आज उनका जन्मदिन है, जो बहुत अच्छे जाने माने संगीतकार भी हैं। तो इतनी मीठी आवाज़ का जिनका जन्मदिन है, शंकर महादेवन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिवस की। और प्रीति, आज के दिन हम याद करते हैं गणेश अंकित विद्यार्थी जी को, जो जाने माने पत्रकार रहे, राजनेता रहे। और प्रताप नाम के अखबार में उनकी जो कलम चली है, उसने सभी के लोगों की आंखें खोल दी। बिल्कुल, उस वक्त के स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी महती भूमिका निभाई थी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के अखबार प्रताप ने। और एक महती भूमिका निभाई है सिनेमा में। आज ही के दिन साल 1948 में जन्म हुआ एक ऐसे कलाकार का जो बेहतरीन सदाबहार अभिनेता रहे। और उन्होंने कॉमर्शियल और पैरेलल दोनों ही सिनेमा में अपने बेहतरीन किरदारों से एक अलग ही छाप छोड़ी। नाम तो बताइए। आज बर्थ एनिवर्सरी है फारूक शेख साहब की। तो चश्मे बद्दूर, साथ साथ, बाजार, उमराव जान, नूरी, ऐसी बहुत सी फिल्मों की सौगातें आपने सिने प्रेमियों को दी है। बिल्कुल, उनका मासूमियत भरा चेहरा, लेकिन उनका जो ज्ञान और उनका अभिनय था उसके और सदाबहार मुस्कान, और उनका वो शो जीना इसी का नाम है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने बेहतरीन कलाकारों को हमने याद कर लिया, इतने बेहतरीन लोगों को याद किया। लेकिन प्रीति, राजस्थान की माटी में जिन सपूतों की हमने बात की कि उन्होंने देश भर में, देश के बाहर भी अपनी माटी का नाम रोशन किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजस्थान की माटी में जन्मे सपूतों को निखारते हैं, तराशते हैं, आगे बढ़ने का हुनर प्रदान करते हैं। अच्छा, एक शिक्षक और मोटिवेटर के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही एक व्यक्तित्व आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि ये मोटिवेशन का सिलसिला क्यों आवश्यक है, एक शिक्षक की भूमिका क्या है, और आज जो विद्यार्थी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असमंजस में क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए मिलते हैं बहुत ही जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर BL मीणा साहब से। बहुत बहुत स्वागत मीणा साहब आपका अलबेलो राजस्थान। अभिनंदन। नमस्कार आप दोनों को और दूरदर्शन परिवार को बहुत बहुत नमस्कार। तो मीणा साहब, आज आप अलबेलो राजस्थान में आए हैं। वैसे तो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं आप, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जब जनमानस आपको देखता है कि आप BL मीणा जी स्टेज पे आ गए हैं, तो बहुत सारे हमारे अंदर चल रहा जो उद्वेलन है, जो विचलन पैदा कर देता है हमारे अंदर, उन विचारों को शांत कर पाएंगे आप। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो सर से हम जानना चाहेंगे, तो प्रणय, आपको पता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, उससे पहले आप एक शिक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और शिक्षक भी इतिहास की। जी हाँ। है ना। और मुझे लगता है जो इतिहास से सबक सीखता है वो जरूर अपने वर्तमान को भी प्रशस्त करता है और भविष्य की भी एक सुदृढ़ नींव रखता है। बहुत सही बात कही। तो आप इतिहास के शिक्षक रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे, तो आप इतने लाखों विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या आपका भी यही सपना था कि आप एक अधिकारी बने या शिक्षक, या सपना ही कुछ और था? जब हम गांव के स्कूल में पढ़ते थे, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक, जब तक तो हमारे कोई सपने बनते ही नहीं थे।
जी। हमारे चारों ओर का जो परिवेश था, हाँ। हम देखते थे सुबह उठे और पशु खोले, पहाड़ पर चले गए और वापस शाम की आ गए। हाँ हाँ। 10th क्लास में जब हम गांव से थोड़ा पास के दूसरे स्कूल में गए, वहाँ हमने हमारे टीचरों को आते हुए देखा स्कूटर से। तो पहली बार हमने स्कूटर को देखा और महसूस हुआ कि ये सरकारी नौकरी है और ये स्कूटरों से आ रहे हैं। जैसे जैसे हम हमारे टीचरों से बात करने लगे थे, तब वो हमें जब बताने लगे, तब हमको हमारी पढ़ाई का, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई का क्या महत्व है, पढ़ने से नौकरियां मिलती है। तो प्रारंभ में बचपन में तो मेरा इतना ही उद्देश्य था कि एक छोटी मोटी आजीविका के लिए नौकरी लग जाए। अच्छा। कोई बड़ा उद्देश्य उस वक्त दिमाग में आया नहीं था। लेकिन उद्देश्य मतलब सिर्फ ये था कि छोटी मोटी नौकरी लगे, और फिर वो जो उद्देश्य था वो साकार हुआ एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तो ये जो परिवर्तन हुआ, हाँ। इसके पीछे आपके शिक्षक थे, घर में किसी की सीख थी या क्या था? संयोग से जब मैंने 10वीं पास की थी, जब तक हम बहुत पढ़ाई के प्रति रुझान नहीं रखते थे। जी। मेरे रिलेटिव जयपुर में रहते थे, वो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे थे। तो हमारे गांव में इस तरह का वातावरण है कि एक दूसरे के सहयोग के लिए जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसे शहर में ले आते हैं कि खाना बना देंगे, बर्तन साफ कर देंगे और फिर कपड़े भी धो लेंगे। अच्छा। ये हमारी आज भी कल्चर है गाँवों की। अच्छा जी। मैं इस संयोग से जब जयपुर आया, मेरे रिलेटिव जी यहाँ पर पढ़ते थे, जैसे ही मैंने उनके कमरे में टेबल पर किताबें देखी, हाँ जी। तो हम तो यही सोचते थे कि एक किताब पढ़ते होंगे। हाँ। लेकिन विभिन्न प्रकार की किताबें, अनेक टीचरों की, अनेक लेखकों की किताबों से जब नोट्स बनाते थे तो मैं देखता था। अच्छा। बहुत सारी किताबें होती थी। हाँ। उन किताबों में से जैसे जैसे छोटे छोटे नोट्स बनाए जो हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी देखा नहीं। तब मुझे भी फीलिंग आने लगी कि इस पढ़ने से, ऐसा पढ़ने से परसेंटेज आती है और सरकारी नौकरियां लगती है। अच्छा। अनायास हाँ। ये धीरे धीरे मेरे में पढ़ने की एक जिज्ञासा जागृत हुई, लेकिन वो इतनी प्रबल हो गई जी। कि जैसे ही मैं जयपुर में पोद्दार स्कूल में मैंने एडमिशन हुआ और मेरा जब रिजल्ट आया तब मैं फर्स्ट डिवीजन था। अच्छा। अच्छा, एक बार आपको यहाँ टोकना चाहूंगी कि पोद्दार में जब आपने एडमिशन लिया तो वो 10वीं के बाद था या पहले? 10वीं के बाद। जी। जब वो मार्कशीट मुझे मिली थी, हाँ। तो उस वक्त पॉलिटिकल साइंस को सिविक्स, नागरिक शास्त्र बोलते थे। हाँ। जी। और उसमें मेरे 100 में से 100 नंबर थे। अच्छा। अब मैं सच बता रहा हूँ कि रात में भी वो मार्कशीट को देखता था कि वो मेरी है या किसी और की है। अच्छा। इसका अर्थ ये हुआ हाँ। कि 10वीं तक हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला था। बिल्कुल। एक वातावरण नहीं था, एक माहौल नहीं था, या शिक्षा का महत्व समझ नहीं आया। शिक्षा का महत्व हमारे में नहीं था। अब जैसे ही हमने यहाँ पर देखा और फिर पढ़ाई की, खुद ने पढ़ाई की, अच्छे रजिस्टर, नोट्स तैयार किए, जिज्ञासा, अन्वेषण, अनुसंधान, कनेक्टिविटी, जैसे सब्जेक्टों को अपन एक दूसरे विषय से दूसरे विषय को कनेक्ट कैसे करते हैं, हिस्ट्री को पॉलिटिकल से, पॉलिटिकल को इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स को ज्योग्राफी से और साइंस से कनेक्ट करते हैं। हाँ। तब जो कठिन सवाल होते हैं, हाँ। उनका हमने अच्छा जवाब दिया होगा। हाँ। समझदारी विकसित हुई होगी। हाँ। विषय की गहराई समझ में आई और फर्स्ट डिवीजन आए। तो अब यहाँ से एक ऐसा रास्ता स्वतः ही खुल गया। तो एक तो वो समय था जब आपने मार्कशीट को देखा कि ये मेरी ही मार्कशीट है ना, हाँ, मेरा ही नाम है ना। निश्चित। उसके बाद आपको मिला गोल्ड मेडल, तब क्या हाल था? अब क्या है कि जैसे ये फर्स्ट ईयर में ऑनर्स में मैंने जब राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लिया तो हम लाइब्रेरी में जाने लगे। हाँ। प्रोफेसरों से मिलने लगे। वहाँ पर मेरिट होल्डर जो आए थे, तो एक संयोग है, फर्स्ट ईयर में जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में आया था उस वक्त सलमान और सौरभ दोनों की सीनियर में मेरिट थी। तो हम ये देखते थे कि मेरिट जिनकी आई है वो कैसे चलते हैं, कैसे खाना खाते होंगे, अच्छा। कैसे पानी पीते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे। हाँ। लेकिन जैसे ही वो हम साथ साथ पढ़ते थे हाँ। तो उस समय उनके हाथ में जो किताब होती थी
एल श्रीवास्तव की, ग्रोवर की, जहाँ श्री माली की, वही किताब हम पढ़ने लगे। हाँ, और फिर जब रिजल्ट आया, उनकी सीनियर में मेरिट थी, लेकिन फिर बीए में गोल्ड मेडल मुझे मिला। तो यहाँ से जो चेतना विकसित हुई, यहाँ से जो जानकारी समझ में आई, तो ये गोल्ड मेडल जो मिला था, इसका एहसास पहले हो गया था। अच्छा। जब एग्जाम हम दे रहे थे, हाँ, सवाल जब आ रहे थे और उनके जवाब आपने अच्छी तरह से लिख दिए, हाँ, तो निश्चित रूप से ये एहसास था कि 100% मेरिट आएगी। अच्छा अच्छा। मतलब? तो फिर ये जो यात्रा थी गोल्ड मेडल के बाद, ये आगे बढ़ के कहाँ पहुंची? जैसे ही बीए हुआ, तो हमारा जो परिवेश था गांव का, उसमें क्या होता है कि आप बीए कर लेते हो, इसका मतलब है आपने पढ़ाई पूरी कर ली। अच्छा। ये बात 1994 के आसपास की है। जी। पहले बैंक में और रेलवे में और बहुत सारी सरकारी नौकरियों में 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट काम करती थी। हाँ, जी। बहुत सारे हमारे साथी गांव के भी, यहाँ के भी रेलवे के एग्ज़ाम देने जाते थे, बैंक के एग्ज़ाम देते थे, एसएससी के एग्ज़ाम देते थे, बहुत सारी एग्ज़ाम देते थे। जी, जैसे ये जो गोल्ड मेडल मुझे मिला था, तो अखबार में जो मेरा फोटो आया था, तो मैं उसे क्या करता था, उस अखबार के फोटो को यहाँ दिखा करके अपनी यूँ लगा लेता था। अच्छा। ओह, एक संयोग ये है, हाँ, 2 सितंबर 1994 की घटना है। हाँ, मैं किसी परिचित के मकान के नांगण में गया हुआ था। जी। हाँ, मैंने अखबार यहाँ लगा रखा है, अच्छा, और उसी समय हाँ, वहाँ मेरे जो गुरु हैं कुंजी लाल जी मीना साहब, जो आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी आए हुए थे। अच्छा। वो उस समय आईएएस की मेंस एग्जाम दे रहे थे। सितंबर का महीना था, सितंबर जी। अक्टूबर मेन एग्जाम होती है। हाँ। तो उनसे जब मेरा परिचय हुआ, तो जैसे ही मैंने अपने घर के बारे में बताया, गरीबी के बारे में बताया था, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, उनके मुंह से कि नहीं तुझे तो आरएस बनेगा, मैं पूरी रात नहीं सोया कि आरएस जो मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन मेरी वो मेरिट ने, गोल्ड मेडल ने उनसे बुला दिया। अच्छा, और मैं जिनके साथ रहता था, हाँ, मेरे जो रिश्तेदार हैं, हाँ, हाँ, उन्होंने मेरी क्षमताओं को इसलिए महसूस नहीं किया क्योंकि उनकी नज़रों में तो मैं 10वीं तक थर्ड डिवीजन आया था। अच्छा। मेरे सपने ही बड़े नहीं थे। लेकिन जब आप किसी बड़ी संगत में जाते हो, हाँ, 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 बड़े लोगों की बैठक में जब आप बैठने लगते हो, हाँ। तो वहाँ बड़े विचार आते हैं। हाँ, ठीक, तो जैसे ही कुंजीलाल जी साहब ने बोला कि तुम्हें आरएस की तैयारी करनी है, हाँ, हाँ। तो आप आश्चर्य करेंगे और श्रोता भी आश्चर्य करेंगे। मैंने कहा कि मेरी गणित और अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, अच्छा, मैं बन ही नहीं सकता। अच्छा, तो उन्होंने समझाया कि आईएएस और आरएस के लिए हाँ जी। गणित और अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा। अंग्रेजी में केवल आपको आवश्यक नंबर ही लाने होते हैं, ये जुड़ते भी नहीं है आईएएस में। तो अच्छा। आज भी वही है। हाँ अच्छा, जी। आईएएस का जो कोई बच्चा है, जब मेंस एग्जाम देता है, तो इंग्लिश और हिंदी हाँ, केवल क्वालिफाई है, जी। इनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। जी, 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 तो उस रात में सोया नहीं, हाँ, और जब वो डीबीएन हॉस्टल में रह करके आईएएस मेंस कर रहे थे, तो मैं उनके पास दूसरे दिन गया था। वहीं से ये प्रशासनिक सेवा जो आज मेरे को मिली हुई है, जी, 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 वहाँ मैं आगे बढ़ा। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आपको करना क्या है। एमए करनी है। एमए हम जब करेंगे तो हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि नौकरी की तैयारी करो, अच्छा, एमए से क्या मिलेगा। अच्छा, अच्छा, लेकिन जब मुझे मार्ग मिला, मार्गदर्शन जब मेरा हुआ, उन्होंने मुझे रास्ता बताया, तो एमए किया, वहाँ भी गोल्ड मेडल मिला। एमफिल रिसर्च पीएचडी में एडमिशन हुआ, हॉस्टल में रहने लगे। अब जहाँ हॉस्टल में रहते थे वहाँ तो सभी आईएएस आरएस की तैयारी करते थे, आईएएस आरएस और रिसर्च। हाँ, तो सबसे पहले जो मैं एक छोटी सी कोई नौकरी के बारे में सोचता था कि आजीविका का स्रोत हो जाए, और मेरी पहली पोस्टिंग आरएस में फर्स्ट चांस में एक्साइज मिला था, उसे मैंने ज्वाइन नहीं किया, और कॉलेज में मेरा हो गया था इतिहास विभाग में। अच्छा, अच्छा, ये यात्रा थी। जी, 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 तो जी, ये जो अद्भुत यात्रा रही है आपकी, मुझे लगता है कि वो एक तो कि आपकी ख्वाहिशों को विस्तार मिलता है अच्छी संगत से, और संगत की अगर हम बात करें तो आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, विद्यार्थियों को, युवाओं को बहुत समझाते हैं। तो आपकी नज़र में संगत का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पेशली एक युवा या विद्यार्थी जीवन में? एक विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई पॉइंट विषय है, तो वो है सही समय पर सही निर्णय लेना।
जी यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो आने वाली पूरी जिंदगी खतरों से भरी है। जी परिवार पर भी संकट है। और सही समय पर सही निर्णय लिया तो परिवार के साथ साथ समाज, गांव और राष्ट्र की तरक्की होती है। जी तो संगत का जो अर्थ है ये है, कोई व्यक्ति है तैरना नहीं जानता है, लेकिन अचानक वो विशाल समुद्र में गिर जाता है जी और तैरना नहीं जानता है। तो छोटा सा तांतु का भी सहारा मिल जाए तो वो बच जाता है। जी 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 एक विद्यार्थी जब निराश, हताश के कर्तव्य मूड, जो अपना डिसीजन नहीं ले पाता है कि मुझे आईएएस बनना है, आरएस बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, क्लैट में जाना है। अब यदि वो मार्गदर्शक सही है, जो उसे उचित मार्गदर्शन कर दे रहा है, सिखा रहा है, और वो उस रास्ते पर चले जाएगा जी, तो वो क्या है, सकारात्मक नजरिया विकसित हो जाता है। जैसे मेरा हुआ और लाखों लोगों का भी हुआ। बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा कि सही समय पर सही निर्णय लेना एक विद्यार्थी के जीवन का सबसे बड़ा पार्ट है। जी उसी समय उसने उचित मार्ग पर न जा करके नकारात्मक नजरिया विकसित कर लिया कि पढ़ने से क्या होगा, जी किताब खरीदने से क्या होगा, हाँ। नोट्स बनाने से क्या होगा, मेहनत करने से क्या होगा। जी तो जो एक विद्यार्थी कठिन परिश्रम वालों में बैठेगा जी तो वो परिश्रम सीखेगा। बिल्कुल। और एक विद्यार्थी नकारात्मक अप्रोच के विद्यार्थी और दोस्तों में बैठेगा तो उसमें नकारात्मक तब हावी हो जाएगी। तो ये विद्यार्थी बटता क्यों है? एक नकारात्मक की तरफ चला जाता है, एक सकारात्मक, ऐसा दिमाग उसका क्या हो जाता है उसके दिमाग में? सृष्टि की रचना जब हुई थी जी तब से ही ये दो पार्ट चल रहे हैं। जी 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 एक रावण पक्ष था, एक राम पक्ष था, जी एक कृष्ण पक्ष था, जी। एक कंस का पक्ष था, जी 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 एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ दुर्योधन है। जी। ये दोनों पाठ लगातार चल रहे हैं जी। और ये कभी ठहरते नहीं हैं। जी 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 तो मैम ने कहा कि आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हो, हाँ तो इतिहास हमें सिखाता है हम्म, कि कठोर परिश्रम करने वाले जी रणनीतिकार, दृढ़ संकल्पवान ही इतिहास के पन्नों में लिखे गए हैं। बात सही। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। और जिनके पास कोई रणनीति नहीं थी, हाँ कठोर परिश्रम नहीं था, हाँ विजेता के भाव नहीं थे, हाँ। सकारात्मक नजरिया नहीं था, हाँ। धैर्य संयम नहीं था, वो इतिहास के पन्नों में नहीं है। मीना साहब, इतिहास हाँ, के पन्नों बोलिए। से अगर बात करें, पर वर्तमान की, जैसे अभी सर ने बात करी है ना कि आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, आप उसे अगर फॉलो करते हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से निश्चित, मिलती बिल्कुल। है ना, और सही संगत से भी मिलती है। इन सब का तो सफलता में हाथ होता ही है, लेकिन अच्छी परसेंटेज जैसे कहा जाता है, और परसेंटेज क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो परसेंटेजेस का कहते हैं कि बहुत योगदान, स्पेशली जैसे अब कॉलेजेस में एडमिशन्स होंगे तो 99%, 98% मतलब बड़ी आम बात हो गई है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कितनी परसेंटेज, क्या परसेंटेज सफलता का पर्याय है, या मतलब बिल्कुल गारंटी है कि हाँ इतनी परसेंटेज है तो सफलता मिलेगी? यदि तत्कालीन हाँ परिणाम जांचा जाए तो जी। परसेंटेज से देखा जाता है कि विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, जी जी लेकिन दीर्घ काल के लिए देखा जाए तो परसेंटेज मायना नहीं रखती है। अच्छा बहुत सारे आईएएस, आरएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बड़े लोग जी जिनकी परसेंटेज नहीं थी, वो केवल अंडर 40 के भीतर ही आ रहे थे परसेंटेज में। जी उन्होंने कठोर परिश्रम करके, अच्छी संगत में रह करके बिल्कुल। अपने आप को बड़े बड़े कंपटीशन, जी बड़े बड़े बिजनेस, बड़ा बड़ा व्यापार साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसलिए मैं दूरदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी परसेंटेज कम है जी वो कभी अपने आप को कम नहीं आके, बिल्कुल। परसेंटेज जिनकी ज़्यादा है आज, जी इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे हमेशा के लिए तरक्की करेंगे। उन्हें हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। और कहते हैं ना, महान सफलताएं हाँ। महान परिश्रम से मिलती है। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों की आज परसेंटेज नहीं है, हाँ हाँ या तो निश्चित रूप से उन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं करी होगी, जी। अच्छे नोट्स नहीं बनाए होंगे, लापरवाही की होगी,
लेकिन जिन विद्यार्थियों की अच्छी परसेंटेज है उन्होंने अपने टीचर को फॉलो किया होगा, स्कूल में अच्छे नोट्स बनाए होंगे जी। और समय पर सही निर्णय लिया होगा। हाँ। लेकिन जिन्होंने सही निर्णय नहीं लिया वो आज भी अच्छा निर्णय ले सकते हैं। कहते हैं ना, तब जागो तभी जब सवेरा। जागे तभी बीलमेन साहब, सवेरा है। आप ये जो परसेंटेज की जो बात चल रही है, एक ज़माना था जब 55-60 का जो प्रतिशत का स्तर था वो सही था, बिल्कुल मान्य था और उसमें भी सफलता मिलती थी। लेकिन आज वो जो स्तर है वो 55-60 से 90 के ऊपर चला गया, 95, 98, 99 भी। तो ये इतनी परसेंटेज बढ़ कैसे गई है और आ कैसे जाती है, क्या रहस्य है? मुझे लगभग 1985 से याद है, जी 85 से लेकर 90 तक जब 10वीं का रिजल्ट आता था, 12th का कोई रिजल्ट आता था, तो कम से कम 2 गांव, 4 गांव, 10 गांव एक व्यक्ति फर्स्ट डिवीजन देखता था, एक विद्यार्थी, जी। और उसका हल्ला हो जाता था। बिल्कुल। और ये शब्द पहले मैंने तो तरीका ये होता था ना हाँ। पेपर में कि अरे पहले सेकंड में ढूंढ ले। माँ बाप भी बोले पहले जब second रिजल्ट आता डिवीजन में था ढूंढ। वो अखबार में आता था, जी, 3rd श्रेणी अलग आती, 2nd अलग आती, हाँ। 1st अलग आती, मेरिट अलग आ जाती थी। बिल्कुल। तो उस वक्त का जो दौर था, संसाधन कम थे, जी सुविधाएं कम थी, जानकारियां कम थी, और जो कॉपियों की जांच होती थी वो उनका नजरिया भी अलग था। जी जी जी। लेकिन जैसे ही संसाधन बढ़े, विद्यार्थी अभाव में जीते थे पहले, जी सुविधाएं हुई, पेरेंट्स ने भी शिक्षा का महत्व समझा, स्कूल के अलावा विद्यार्थी को अच्छी क्लासें भी मिलने लगी, जी ट्यूशन्स मिलने लगे, हाँ जागृत हुआ विद्यार्थी, और धीरे धीरे ये रेशो आज 100 पहुंच गया है। बिल्कुल। नीट का जब रिजल्ट आया तो 720 में से 720 भी मिले हैं। हाँ तो सवाल है, युग तो वही है, जी पढ़ाई का तरीका वही है, लेकिन पढ़ कौन कैसा रहा है, मेहनत कैसे कर रहा है, टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और खुद के हस्तलिखित नोट्स बना रहे कि नहीं बना रहे। जी 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 जिस विद्यार्थी को मेरिट लानी हो वो पहले किताबों को समझेगा, उसके इंडेक्स को समझेगा, पूरे सिलेबस को अच्छी तरह समझेगा, टॉपिक के मर्म को समझेगा, उसके भाव को समझेगा, जी। और फिर वो अपने हाथ से हाथ और पेन से यदि खुद के नोट्स बना लेगा तो निश्चित रूप से एग्जाम में जो सवाल आते हैं उनके वो बहुत अच्छे जवाब देगा। तो टीचर अंक क्यों काटेगा? बिल्कुल सही है। सही कह रहे हैं। योजनाबद्ध हम काट ही नहीं तरीके से अगर पढ़ाई करी योजनाबद्ध जाएगी। तरीका उसके पास में पहले से इतना पहले ही सक्षम हो चुका है रिजल्ट को लेकर के, कट ही नहीं सकते। बिल्कुल मीना क्योंकि साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि अपने नोट्स बनाएगा, अपनी तैयारी करेगा, किताबों का अध्ययन करेगा, जी। टीचर्स की जो मार्गदर्शन है उसको ग्रहण करेगा, लेकिन आज के ज़माने में देखिए एक प्रश्न में 2 प्रश्न आ गए कि या क्या पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में कुछ अंतर आ गया? क्योंकि आज का विद्यार्थी किताबों को नहीं, सोशल मीडिया पर आने वाले वीडियोज़ को, मोबाइल पर आने वाले वीडियोज़ को देख कर पढ़ना चाहता है। हम कितनी भी किताबें उसके सामने ला के रख दें, लेकिन वो कहता है कि किताबों से जो पढ़ाया जा रहा है वो स्कूल कॉलेज में उतना बढ़िया नहीं पढ़ाया जा रहा जितना कि एक वीडियो में देखकर मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो ये जो किताबों के प्रति एक नकारात्मक रवैया अपने आप आया है सोशल मीडिया के वीडियोस पे, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही है, वो वीडियो सही है या हमने जो किताबें ला के दी है वो सही है? किताबों के प्रति नकारात्मक रवैया तो इसलिए नहीं आया, जब भी हम हमारी बच्चों के साथ स्कूल में जाते हैं, जब रिजल्ट आते हैं आपके बच्चों के, सभी बच्चों के 8 से 9th में आता है, 9 से 10th में आता है, 6 से 7th में आता है, तो याद करिए बच्चा सबसे पहले किताब खरीदता है, जी और यदि 2 बुक्स भी उस दिन रहती है तो मचल जाता है कि नहीं पूरी किताब लेके चलो, हाँ, बिल्कुल। पूरा बैग लेके चलो। किताबों के प्रति नजरिया तो वही है, लेकिन उन किताबों को खोल करके पढ़ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनसे नोट्स बनाना कठिन है। क्यों? क्योंकि जब उसे सरल तरीके से आसानी से मोबाइल में, लैपटॉप में वीडियो मिल रहा है, जी उसने स्कूल में तो एक टीचर से पढ़ा, बिल्कुल। लेकिन अपने मोबाइल में जब वो विभिन्न प्रकार के टीचरों से पढ़ रहा है, अलग अलग मेथड से पढ़ रहा है, तो वो अपने आप को यूं सोच लेता है कि मेरी जो जिज्ञासा है, मेरा समझने का जो रवैया है, ये मोबाइल मुझे ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। बिल्कुल। ये एक एकल प्रवृत्ति है। जी
लेकिन कोई भी आप वीडियो देख लीजिए, चाहे मोटिवेशन वाला हो, कैसा भी हो, सुन लो, उमंग अच्छी आएगी, जोश आएगा, उमंग आएगा, उत्साह आएगा, जज्बात आएंगे जी। लेकिन किताब पढ़ने में जो आनंद है जी। किताब आपके मस्तिष्क को जोड़ देती है, दिल और दिमाग को जोड़ देती है जी। उस किताब का पन्ना आपके चित्त में आ जाता है। हाँ। तो किताबों को जिन बच्चों ने छोड़ करके मोबाइल में चले गए, जी। लेकिन वो मोबाइल में यदि वो सही उपयोग में है तो वो वरदान है, लेकिन उस मोबाइल का दुरुपयोग भी साथ साथ में है। मोबाइल ज्ञान भी परोस रहा है जी। बिल्कुल। तो मोबाइल अज्ञान भी परोस रहा है। साथ यदि ज्ञान का उपयोग किया तो वरदान साबित हो रहा है, बिल्कुल। और यदि अज्ञान में चला गया तो अभिशाप बन रहा है। बिल्कुल सही। यदि वीडियो आपने देखा, विद्यार्थी उस वीडियो पर नहीं टिकता है, हाँ। स्क्रॉलिंग कर रहा है, हाँ, दूसरा वीडियो देखना चाहता है, बिल्कुल, तीसरा वीडियो देखना चाहता है। इस बीच में मोबाइल विभिन्न प्रकार के अनर्गल जो विद्यार्थी के अनुपयोगी चीज हैं बिल्कुल। वो विद्यार्थी वहां चला जाता है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि परंपरागत रूप से पहले से जो किताब पढ़ करके, विभिन्न किताब पढ़ के, टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक पढ़िए, टॉपिक को समझिए जी। और अपने नोट्स बनाइए जी। और आप इतना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ एग्जाम हॉल में जाइए कि जो मैंने पढ़ा है बिल्कुल। वही सवाल पूछे जाएंगे, जी। मेरे रजिस्टर में जो मैंने अच्छी तरह लिख रखा है वही मेरे जवाब देने हैं, तो जी। निश्चित रूप से उसकी मेरिट आती है। मीना साहब, ये बात तो आपने कही, बहुत अच्छी बात कही है, विद्यार्थियों को सही समझाया है, लेकिन हर घर की समस्या एक ही है कि उस विद्यार्थी जो बच्चा घर में है उसको मोबाइल से हटाकर किताब की ओर कैसे बढ़ाया जाए कि तुम्हें किताब पढ़नी है। और किताब की अगर जैसे आपने बात करी तो बात बच्चों की नहीं, मुझे लगता है, और ये जैसे कि मतलब काफ़ी ये हम देख भी रहे हैं मोबाइल के बढ़ते प्रयोग के साथ, जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा कमी आई है वो है एकाग्रता। कहते हैं हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, मतलब रील्स का जैसे चलन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग चंद सेकंड भी किसी जगह पे अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते हैं। तो किताब को पढ़ने के लिए आपको निश्चित रूप से एकाग्रता चाहिए, तो इसका जो अभाव है इसके लिए क्या करना चाहिए? इसको अपन बड़े लोगों से लेता हूं मैं। जब भी अपन टीवी देखते हैं, कोई समाचार सुनते हैं, मैच देखते हैं जी, कोई भी घटना देखते हैं, तो हम एक समाचार पर नहीं ठहरते हैं जी। और खुद हम उसे चेंज करते रहते हैं। हाँ। क्या ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो सुविधा मिल रही है। जब विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सामने होती है तो हम उनको देखने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि इस जगह पर टीवी यहाँ साफ दिख रही होगी, यहाँ पर धुंधली दिख रही है, चेंज करते रहते हैं, एक पर कभी नहीं टिकते। जी। जब विद्यार्थी मोबाइल में वीडियो देखता है, मोबाइल में पढ़ाई करता है, तो वहाँ विभिन्न प्रकार से बहुत सारी सामग्रियां होती है। जी जी जी। तो जहां उसे किसी एक टॉपिक को समझना हो, उस विषय की गहराई को जानना हो, गहराई तब समझ में आएगी, विषय का मर्म तब समझ में आएगा जब वो एकाग्रचित होके पढ़ेगा। जी जी। एकाग्रता तो उसकी भंग हो रही है ना, कि वो उस मोबाइल को देख रहा है लेकिन तत्काल वो पूरा वीडियो नहीं देख रहा है। हाँ हाँ। वो 5 मिनट का देखेगा, दूसरे प्रोफेसर का खोल लेगा, 2 मिनट देखेगा, तीसरे प्रोफेसर का खोल लेगा, और चौथा जैसे ही खोलेगा तो कुछ दूसरी बात आ जाएगी। जी, जी, तो जी। एकाग्रता कहाँ भिन्न हुई है? विविध जब सुविधाएं आपको मिल रही है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, महाराणा प्रताप यदि पढ़ना हो और किताब को आप पढ़ रहे हैं जी। तो एकाग्रचित, तो किताब तो एकाग्रचित पैदा कर देती है, जी। क्योंकि वहाँ महाराणा प्रताप आप पढ़ रहे हो। बिल्कुल। लेकिन मोबाइल में जब आप देखने लगते हो, हल्दी घाटी का युद्ध जैसे समझाया जा रहा है, तो फिर उसका मन करता है दूसरा भी देख लूं, हाँ। तीसरा भी देख लूं, तीसरे चौथे इतिहासकार ने क्या समझाया, पांचवें इतिहासकार ने क्या समझाया, तो उसका बिल्कुल। क्या हुआ? एकाग्रता भंग हो छिन्न भिन्न हो गई, भंग हो गई। तो एकाग्रता का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जब वो मेडिटेशन नहीं कर रहा है, एकाग्रचित हो ही नहीं रहा है, और सबसे बड़ी समस्या आज तो एकाग्र, इस मोबाइल ने तो व्यक्ति को मनोविज्ञान ही बिगाड़ दिया। विद्यार्थी कहाँ की कर्तव्य होता है? हताश, डिप्रेशन, जी। लाचारी, बेचैनी, हाँ, हाँ। आत्मविश्वास कहाँ खो दिया? इस हाँ। मोबाइल ने तो खोआ है। बिल्कुल।
तो मीना साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्कूल में एक बच्चा अपने शिक्षक से नहीं जुड़ पा रहा है, घर पे अपने माता पिता से नहीं जुड़ पा रहा है, तो उसका एकमात्र कारण उसका एकाग्रचित्त नहीं होना है, या फिर वो किसी तरह से मेडिटेशन नहीं कर पा रहा है? जुड़ाव की तो हाँ, कमी है ही, लेकिन हाँ, विद्यार्थियों में या वैसे भी बात करें, अगर आम हम सभी के हर वर्ग में देखें, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चों में भी हम देखते हैं अकेलापन, अवसाद, ये सब बढ़ता जा रहा है, स्पेशली युवाओं में तनाव। जैसे आज ही अगर हम खबरें देखें, जो आंकड़े कहते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में भी अगर हम देखेंगे तो सुसाइड के जो आंकड़े हैं वे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों में अवसाद के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब के लिए, तनाव प्रबंधन के लिए आप क्या कहेंगे? किसी भी विषय से जब कोई विद्यार्थी जानना चाहता है कि मुझे ये जानना है, जी, तो उसको सबसे ज़्यादा भरोसा है अपने मोबाइल पर, यूट्यूब चैनल पर। जी, वो अपने शिक्षक से बात करना पसंद नहीं करता, जी, माता पिता से बात नहीं करता, हाँ, वहाँ जुड़ता ही नहीं है वो, खुल करके अपने दोस्तों से बात नहीं करता। उसे यदि ऐसा विषय देखना हो जिसे अकेले में देखना हो, तो वो सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करता है? अपने मोबाइल और यूट्यूब पर। तो जैसे वो मोबाइल और यूट्यूब पर जाता है, तो मैंने अभी कहा ना कि मोबाइल ज्ञान भी देता है तो अज्ञान भी परोस रहा है। जी, जी, ज्ञान के साथ साथ जब अज्ञान परोस रहा है, तो वो विद्यार्थी क्या करता है कि उसके साथ जुड़ जाता है, उसकी कनेक्टिविटी मोबाइल के साथ, यूट्यूब के साथ, जितने भी अपने इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, फेसबुक, उनके साथ जुड़ जाता है जी, उस पर ज़्यादा भरोसा करता है बनिस्पत पेरेंट्स और अपने टीचर और अपने दोस्त। जैसे ही वो वहाँ घुसता रहता है, तो फिर वो क्या होता है, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लग जाता है। जी, जैसे ही आत्मविश्वास डगमगाया, बेचैनी, अवसाद, निराशा, हताशा हावी होने लगती है। और जैसे जैसे ये निराशा, हताश होने लगती है, तो फिर क्या करता है, योग्यता जो होती है क्षीण होने लगती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। इतनी याददाश्त जैसे ही कमजोर होने लगती है, तो आत्मविश्वास अपने आप ही कमजोर हो गया। बिल्कुल। आत्मविश्वास जैसे ही इंसान का कमजोर होता है, तो वो क्या सोचेगा? पेरेंट्स से बात नहीं करेगा, टीचर से बात नहीं करेगा, दोस्तों से बात नहीं करेगा। अब सवाल आता है कि तनाव से कैसे बचा जा सकता है? जी, तनाव, विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, लगभग 8 अरब लोगों में, जो तनाव नहीं लेता हो। बिल्कुल। तनाव के मायने अलग अलग हैं। एक बड़ा तनाव होता है, किसी राष्ट्राध्यक्ष को राष्ट्र के हित में सोचना होता है, बिल्कुल। परिवार के मुखिया को परिवार के हित में सोचना होता है, जी, किसी व्यवसाय को अपने संगठन के बारे में सोचना होता है, और एक विद्यार्थी को अपने लिए सोचना होता है। तनाव का सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया है, एकाकीपन। जी, कोई भी विषय जो एक विद्यार्थी ये सोचता है कि इस विषय पर तो मैं न तो पेरेंट्स से बात कर सकता, हाँ। नहीं टीचर से बात कर सकता, नहीं दोस्तों से बात कर सकता, यदि जो गलती मेरे से हुई है जी, और इस विषय को मैं चौड़े में ले आऊंगा, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर मेरी मजाक हो जाएगी, जी, मेरे दोस्त भी मेरी मजाक करेंगे, हाँ, हंसी खिल्ली उड़ाएंगे। हाँ, टीचर से भय खाता है, पेरेंट्स से बात नहीं करता, जी। तो वो कहाँ चले जाता है? अकेलापन में चला जाता है। जी, जी, अकेलेपन। जी, तनाव को सबसे महत्वपूर्ण बात है दूर करने का पहला कारण, जी, कोई भी विषय हो, कितना भी कठिन से कठिन विषय हो, वो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। और सबसे अच्छा दोस्त कोई दुनिया में है, वो है माता पिता। बिल्कुल सही। यदि अपने पेरेंट्स से एक बच्चा कितनी भी गलती कर ले, कितनी भी अपराध बोध से ग्रसित हो जाए, लेकिन पिता से और माता से यदि वो बात करेगा, तो निश्चित रूप से उसका समाधान निकलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ। बातचीत से समाधान निकलता है, ये एक बहुत सही बात कही। लेकिन कहीं ना कहीं संवादहीनता जो है वो इस एकाकीपन के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। मतलब कम्युनिकेशन का अभाव हर जगह है और हर रिश्ते में है। क्या इसीलिए ऐसा है कि बच्चा माता पिता से भी नहीं बात कह पा रहा है, वो अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं कर पा रहा है, इसको टीचर के साथ भी। तो ये जो संवादहीनता आई है, इसके लिए आपको क्या लगता है कि हम एक समाज के रूप में
ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना मनुष्य तो है ही सामाजिक प्राणी। एक बच्चा जब छोटा होता है उसको अपने चारों तरफ बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, जितना शोर होता है बच्चे को अच्छा लगता है। तो ऐसा क्या हुआ है कि धीरे धीरे वो आदमी लोगों से ही दूर होता जा रहा है? या फिर ऐसा हुआ है कि माता पिता की ओर से बच्चों की पढ़ाई में आगे बढ़ने का एक बोझ आ गया है, एक प्रेशर आ वो गया, दबाव जो है कि एक झिझक है, लेकिन कुछ तो एक कारण है। और मतलब ऐसा भी है कि पेरेंट्स भी, जैसे अगर हम अपने दौर की बात करें तो घर में अगर जब हम एक इस स्तर पे आ गए थे कि माता पिता को लगता था कि हम समझ सकते हैं, तो वो चाहे आर्थिक कोई परेशानी रही हो या कोई और भी हो, लेकिन वे हमसे बताते थे कि घर पर अभी ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा। और मुझे लगता है वे लोग हमें बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में अपनी बात बता देते थे। वो स्पष्टता स्पेशली घरों में भी अब नहीं रही है, उसका क्या कारण है? विद्यार्थी का जो कारण है आज कि वो पेरेंट्स और टीचर दोस्तों से ज़्यादा भरोसा अपने मोबाइल पे कर रहा है। जी। आज जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो एक महिला दूसरी महिला से खाने पर बात नहीं करती है कि सब्जियां कैसे बनानी है, एक दूसरे से सहयोग नहीं लेती है, कहाँ जाती है यूट्यूब चैनल पर चली जाती है रेसिपीज। तो जब विद्यार्थी को लगता है कि मेरी जो समस्या है, मेरे मन की जो बात है, वो मुझे जब यूट्यूब दे रहा है, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, विद्वान लोग भी हैं, लेकिन वो जकड़ जाता है उसमें। बिल्कुल। तो वो समस्याओं का निदान नहीं है वहाँ पर, वो समस्या को बढ़ा रहे हैं, उलझाव है। और जब वो अपने पेरेंट्स से दूरी बना लेता है, टीचरों से दूरी बना लेता है, तब खुल के बात नहीं कर पाता है, वो भय से ग्रस्त हो जाता है। बिल्कुल। अब सवाल आता है कि हम डरते किससे हैं? ये भय क्या है जी, इसको मैं आपको खुल के बताता हूँ। भूतकाल जो है वो हमें सताता नहीं है जी, क्योंकि वो तो हम जी चुके हैं। बिल्कुल। आप आज अपनी 10वीं और मार्कशीट को चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। वर्तमान काल जिसे हम देख रहे हैं ये भी हमें भयभीत नहीं कर रहा है। तो हमें भयभीत जो कर रहा है वो क्या है? वो है भविष्य काल। अब भविष्य काल हमने देखा नहीं, तो जो हमने देखा नहीं उसी से तो हम भयभीत रहते हैं जी। तो ये दिखाएगा कौन है? भविष्य को दिखाएगा कौन है? भविष्य को वही तो दिखाएगा जो जानता है, बिल्कुल, जिसने जिया है, ठोकर खाई है, आगे बढ़ा है, विफलताएं देखी है, असफलताएं देखी है, लेकिन फिर सफलताएं प्राप्त की है, वो दिखाता है लीडर। बिल्कुल। और लीडर यहाँ माँ बाप होते हैं। लीडर एक शिक्षक होता है जिसे हम मार्गदर्शक कहते हैं। जब एक बच्चा अपने माँ बाप को लीडर समझ ले, अपने शिक्षक को अपना मार्गदर्शक समझ ले, तो वो कभी भयभीत नहीं होता है और नहीं उसमें कभी भी तनाव का कारण बनेगा। तो हम डरते किससे हैं? भविष्य से। और भविष्य हमें कौन दिखा सकता है? एक लीडर, एक टीचर और माता पिता। बिल्कुल। और इन तीनों से ही आज का विद्यार्थी कहाँ जा रहा है? दूर चला गया। बिल्कुल। इसलिए सबसे बड़ा कारण है जब वो घिर जाता है आशंकाओं से, बेचैनी आ जाती है, सोचने का नजरिया जो है वो छीन हो जाता है, बिल्कुल। वो सत्य को और असत्य को समझ ही नहीं पाता, तब जाकर वो डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल सही। और जब विद्यार्थी डिप्रेशन में चला जाता है तो उसे ये जो सुसाइड वाला विषय है ये सबसे सरल दिखता है, आसान। इसे वो इतना बहादुरी समझ लेता है कि ये तो ये करने के बाद मेरी एक उपलब्धि सामने आएगी, मैं कर रहा था वो गलत नहीं था, लेकिन वो तो चला गया। वही तो। एक विद्यार्थी का सुसाइड क्यों करते हैं? बिल्कुल। वो अपनी उपलब्धि को जग जाहिर पहले नहीं कर रहे। जी। वो सोचता है मेरे पेरेंट्स मेरी बात को नहीं सुन रहे, वो सोचता है टीचर मेरी बात को नहीं सुन रहे, वो सोचता है दोस्त मेरी बात को नहीं सुन रहे। सवाल है उसने वो सच्चाई नहीं तो टीचर को बताई, नहीं दोस्तों को बताई, नहीं पेरेंट्स को बताई। तो मीना साहब एक बात बताइए, जो बात चल रही है, आपने ये बात कही कि बच्चा इस हद तक जाता है जहाँ उसके जीवन की क्षति उसे बहुत आसान लगने लगती है, उसे विश्वास हो जाता है कि मेरे जीवन जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद सब मुझे समझ पाएंगे।
एक बच्चा जो हॉस्टल में है, जो घर में माता पिता, शिक्षक और दोस्तों से दूर है, अपने एक कमरे में है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे, कैसे उसकी जीवन की क्षति ना हो, उसकी क्या काउंसलिंग की जाएगी, या आप प्रशासनिक अधिकारी के इतर जो मोटिवेशन स्पीकर के रूप में आप काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व उसके पास होंगे, कैसे उसके जीवन को, उसके उद्देश्य को जिसमें वो जाना चाहता है, वहाँ से भटक कर वो जीवन की क्षति करना चाहता है, कैसे बचाएंगे आप उसे? जब कोई भी व्यक्ति असाध्य बीमारी से घिर जाता है जी। और वो सामान्य व्यक्ति से बात करता है तो वो उसे जड़ी बूटियां, दवाइयां बता देता है। सामने वाला बता तो देता है लेकिन उसे उस असाध्य बीमारी का पता ही नहीं चला। जी। जब वो अच्छे अस्पताल में जा रहा है, डॉक्टर्स के पास जा रहा है, डॉक्टर्स भी तत्काल दवाई नहीं दे रहा, क्योंकि बीमारी को वो परखता है, जांचता है, जांच कराता है। और जब वो बीमारी की जांच आ जाती है कि इसके ये तकलीफ है, ये तकलीफ जो है, ये बीमारी जो है, वो इस दवाई से ठीक होगी। जी। जी। यदि डॉक्टर को पता नहीं हो, सामान्य व्यक्ति को पता नहीं हो, और हर कोई ऐसी दवाई देगा तो वो बीमारी तो ठीक नहीं होगी। लेकिन जिस बच्चे की जो पीड़ा है, उसकी वास्तविक समस्या है, इस वास्तविक समस्या को यदि स्कूल समझ जाएंगे, टीचर समझेंगे, दोस्त समझेंगे, पेरेंट्स समझेंगे, तो बताइए निश्चित रूप से उसका समाधान है। बिल्कुल। लेकिन उसकी वास्तविक समस्या क्या है, उस समस्या को वो कभी कभार बाहर नहीं ला पाता है, वो घुटता रहता है, वो किसी से बात नहीं कर पाता है। तब वो जाकर के उस स्थिति में पहुंचता है कि कह तो नहीं पा रहा, लेकिन वो अब मन ही मन में सोच लेता है कि मेरे को कोई समझ ही नहीं रहा। जी। इसलिए वो क्या कर लेता है, अपने आप को अकेलापन में महसूस करता है। जी जी जी। नहीं, लेकिन जैसे ये है कि बच्चा, जैसे प्रणय जी ने कहा कि बच्चा आपसे दूर है, तो एक वो होता है कि घर में अगर आप हैं तो होता ये है कि बच्चा जैसे स्कूल से आया या कॉलेज से आया, तो आप जैसे ही वो घर में आता है, आप उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से आपको पता लग जाता है कि आज उसका मूड कैसा है। लेकिन जब आप एक दूरी पर हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जैसे ही उसके साथ कुछ गलत हुआ या थोड़ा भी उसे बुरा लगा, वो आपके साथ शेयर कर पाया, या आप उसके लिए उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसी स्थितियों में, और ये स्पेशली अब तभी हो रहा है क्योंकि बच्चे जैसे पढ़ाई की वजह से और बहुत सारी जैसे कोचिंग्स के लिए बहुत सारे चीज़ों की वजह से बच्चे परिवार से दूर हैं, और अगर उन्हें कुछ इस तरह का लगता है, वो हाथों हाथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, और आप माता पिता के रूप में मतलब कैसे आप संवाद रख सकते हैं? यहाँ पर जो विद्यार्थी तकलीफ में आया, एकाकीपन में आया, वो सोशल मीडिया की देन है, जी। जो मैंने अभी आपको बताया था। अब ये सोशल मीडिया जो है, ये लाभ भी देता है और ये हानि भी देता है। पेरेंट्स को यदि जागृत रहना हो, अपना बच्चा बाहर पढ़ रहा है, हजारों किलोमीटर दूर है, और उसके हाव भाव का हमको सबको पता चल जाता है, वो विद्यार्थी सोशल मीडिया के कुप्रभाव में चला गया, दुर्गुणों के प्रभाव में चला गया, तो यहाँ पेरेंट्स यदि अलर्ट है, तो आजकल तो सोशल मीडिया का यदि सदुपयोग देखें जी, तो आराम से हम हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर बैठ करके अपने बच्चों के साथ संवाद कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। तो उस वक्त हमें उनके हाव भाव देखना जरूरी है। हाँ, ये एक उपाय अच्छा है। विद्यार्थी क्या करता है, परिवार की बात न करके पेरेंट्स क्या करते हैं, जहाँ कहीं पढ़ रहा है वहाँ की उपलब्धि क्या क्या है, टेस्ट पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल विद्यार्थी तुम रैंक ला रहे हो नहीं ला रहे हो, इन पर डिस्कस नहीं करें। बिल्कुल। उससे परिवार की बात करें, उससे खान पान की बात करें, उससे डेली के डेली उसके गोल को टच नहीं करें, बिल्कुल, क्योंकि उससे वो दीनहीन अवस्था में जाता है। वो क्या कर रहा है, वो बात तो कह नहीं रहा जिससे वो दुखी है, अपन भी जांच नहीं कर रहे, तो वो क्या करता है, दूसरा सहारा लेता है, आलोचनात्मक बन जाता है कि मेरा गलत एडमिशन हो गया, मुझे आपको 22 नहीं दिन लाना चाहिए था, मैं नीट करना ही नहीं चाहता था। हाँ, उसके जैसे ही मन से ये बात निकलती है, हाँ, तो तत्काल अपन को अलर्ट होना चाहिए। जी, जी, मुझे IIT में जाना ही नहीं था, मुझे आपने यहाँ एडमिशन क्यों दिलाया था? हाँ, हाँ, यदि ये वो ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब है कि अपन ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए, पेरेंट्स अपनी प्रतिष्ठा के लिए उसे क्या बना रहा है, इंजीनियर।
बिल्कुल। तो उसका जो भीतर का पैशन जो है, जो छुप रहा है, हाँ, हाँ। उसे हम निखार नहीं पाए, बिना बात का दबाव बना दिया। उसके ऊपर ये दबाव रहता है। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है, जी ये आंशिक सत्य है। अच्छा। लेकिन हाव भाव जैसे ही आ रहे हैं, एक माँ है जो किसी भी स्थिति में अपनी संतान के हाव भाव को समझ जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा जब भी कोई तकलीफ में है, तो जब भी छोटा सा झूठ का सहारा लेता है, उसी वक्त हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि बच्चे, मतलब ये तो शायद बचपन से ही बच्चों में एक आदत होती है कि छुटपन में भी जब होते हैं और उनसे अगर पूछा जाए कि अच्छा आज एग्जाम कैसा हुआ, अरे आज तो सबका ही बहुत बेकार हुआ है, आज तो एग्जाम ही बहुत टफ था, पेपर बिल्कुल बहुत सही। टफ आया हाँ। है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक सुरक्षात्मक उसमें तो बच्चे आ ही जाते हैं वो। या फिर एक उपाय ये होना चाहिए कि जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, जहाँ एक हमारे अपने बच्चे की जीवन की क्षति होती है, वहाँ पर BL मीणा साहब जैसे मोटिवेशनल स्पीकर की पहुँच होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को जागरूक कर सके, उनके मन की बात जान सकें। बिना पतवार के नाव नहीं चल सकती और बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चलती। जी। तो बिना मोटिवेशन, बिना मेंटर, बिना अच्छे मार्गदर्शक के एक विद्यार्थी अपना लक्ष्य पर टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। पहुंचना तो चाहता है लेकिन भटक जाता है। उचित समय पर उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो वो विद्यार्थी बहुत शीघ्र सही समय पर अपना मुकाम हासिल कर लेता है। जी 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 जी। कहते हैं सफलता असफलता का दुश्मन होता है। बिल्कुल। अब यदि विद्यार्थी को अपन टोकते हैं, ये सच है। एक उदाहरण से समझाता हूं। दो बालक हैं, एक ही कॉलोनी से जा रहे हैं एग्जाम देने। उन्होंने 1 साल तक पढ़ाई की। जी। एक विद्यार्थी प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ रहा है। उसने 1 साल तक 3650 घंटे पढ़ाई की है। जी। और जब वो एग्जाम देने जा रहा है, हाँ। तो किसके साथ जा रहा है? जोश के साथ, बिल्कुल। उमंग के साथ, उत्साह के साथ, हाँ हाँ। अपने गोल को अचीव तत्काल करने के लिए। जी। दूसरा, जिसने 1 साल बिना मार्गदर्शन के, बिना मोटिवेट के सवालों को समझा नहीं, वो भी परीक्षा देने जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। हाँ। अब दोनों ही विद्यार्थी जब एग्जाम देके वापस आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है माँ बाप तो पूछेंगे ही। बिल्कुल। तो एक विद्यार्थी जब एग्जाम देके आया और पेरेंट्स ने कहा कि बेटा कैसा हुआ, तो जवाब आ रहा है, देखते हैं, हो गया है, रिजल्ट बता देगा। जी। अब ये बताइए, ये किस तरह का है? ढुलमुल रवैया है ये। और जब दूसरे से पूछते हैं एग्जाम कैसा हुआ, 100%, निश्चित रूप से टॉप हुआ है 100 में से 100। तो यहाँ सवाल है कि वो साल जो गुजर रहा था, वो समय जो गुजर रहा था, वो दोनों को ही पता था कि समय गुजर रहा है। लेकिन एक विद्यार्थी मार्गदर्शन का सहारा ले रहा है, मोटिवेटर के साथ काम कर रहा है, अच्छे शिक्षकों के साथ काम कर रहा है, और दूसरे को भी सुविधा है लेकिन वो कर नहीं रहा है। कर नहीं रहा, सही बात है। कर नहीं रहा। तो सफलता कभी भी विफलता को पसंद नहीं करती है। और सफलता के लिए जो आवश्यक चीज है वो दोनों विद्यार्थी पसंद नहीं करते हैं। सफल विद्यार्थी सफलता के गुणों को तो पसंद करता है, लेकिन असफल विद्यार्थी सफलता दिलाने वाले गुणों को पसंद नहीं करता। सुबह 4 बजे उठकर कोई पढ़ना नहीं चाहता। हाँ, किताब खोल करके अपने नोट्स कोई बनाना नहीं चाहता। हाँ। मार्केट में जाकर के अच्छे अच्छे टीचरों की किताब कोई खरीदना नहीं चाहता। लेकिन हाँ। जिसे गोल अचीव करना है, हाँ। वो निश्चित रूप से सुबह जगेगा। जी। बिल्कुल। उसे तकलीफ होगी, लेकिन वो तकलीफ को हरा करके सुबह उठ उठकर उठने की आदत डाल लेगा। बिल्कुल सही। लिखने की आदत डाल लेगा। हाँ। तो जो कुछ भी है हाँ। टॉपर्स, वो उसकी आदत का परिणाम है। बहुत सही। और जो विफल है वो सो सोकर सोने की आदत डालेगा। हाँ, सही न है। लिखने की आदत अपने आप विकसित हो जाएगी। दोनों का उद्देश्य है टॉप करना, लेकिन अब बताइए टॉप कौन करेगा?
बिल्कुल सही। दोनों का उद्देश्य है गोल को प्राप्त करना। अब बताइए कौन करेगा? तो जिसने सफलता की आदतों से दोस्ती कर ली और जिसने सफलता की आदतों से दोस्ती नहीं की, दोनों का परिणाम अलग अलग। बिल्कुल आपने सही कहा। काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ तकलीफ होना पड़ता बहुत है। जरूरी है। हाँ, तो मीनाराज जी, आप आए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे साथ साझा करी, तनाव प्रबंधन पर, उत्साह पर और स्पेशली आदतों पर, कि बिल्कुल। अगर आपकी सही आदतें हैं और उसमें निरंतरता है जी, है ना, आपके इसमें प्रयासों में एक अगर पॉइंट और निरंतरता जोड़ना है। चाहता हूँ। हाँ, बहुत छोटी, बिल्कुल। ओलंपिक का मैच जो होता है जी वो 4 साल में होता है। जी। हर 4 साल में ओलंपिक का खेल होता है, स्पोर्ट्स होते हैं। एक खिलाड़ी जिसका नजरिया और दृष्टिकोण सकारात्मक है अपने गोल के प्रति कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है, वो 4 साल में प्रतिदिन 10 घंटा प्रैक्टिस करता है। जी। उसे पता है कि मैं जब ओलंपिक में जाऊंगा तो मुझे वहां गोल्ड मेडल जीतने के लिए 100 मीटर का जो रेसलर होता है, दौड़ने वाला, उसे 8 और 9 सेकंड में अपना रिजल्ट लाना होता है। बिल्कुल सही। हाँ। लेकिन वो खिलाड़ी 4 साल में 12 करोड़ 61 लाख 44 हजार सेकंड अर्थात 14,500 घंटे की प्रैक्टिस करता है। 12 करोड़ 61 लाख 44 हजार सेकंड प्रैक्टिस करने वाला वो गोल्ड मेडलिस्ट केवल अपना परिणाम कितनी देर के लिए 4 साल गुजारता है? 8 सेकंड के लिए। आपने बहुत उत्तम बात बताई है, और ये जो कैलकुलेशन आपने बताया ना मीना साहब, ये वास्तव में आत्मसात करने वाली चीज है। समय बहुत कम रह गया है। हाँ, बिल्कुल। सेकंडों की बात हुई है और सेकंड ही बचे हैं हमारे पास। चलने से पहले एक पंक्ति में आज के विद्यार्थी के लिए क्या संदेश आपका? आज के विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा संदेश है उचित समय पर उचित निर्णय लेना, माता पिता को अपना गाइड मानना, बिल्कुल, पेरेंट्स का सम्मान करना, टीचर के साथ दोस्ताना व्यवहार करना जी। और अपनी योग्यता और अपनी क्षमताओं को अपने गोल में लगा देना। बहुत सही, बहुत अच्छी बात कही। तो मीना साहब, आज आप अलबेलो राजस्थान में आए, इतनी प्यारी आपने बातें बताई हैं। आज की युवा पीढ़ी को मेरे ख्याल से आपकी बातें सुन करके वो अपने मार्ग पर है तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं अलबेलो राजस्थान से। आने वाला है राजस्थान दिवस, तो उसकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों पर हैं। राजस्थान दिवस की तैयारी में डूब जाइए, हमारे राजस्थान का गुणगान कीजिए, और हम फिर आपसे मिलेंगे। आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को और मुझे प्रीति अहीर को। नमस्कार। केसरिया पाल में पीहू प्यारी राबा, सियावानी सा पधारो हरे देश रे पधारो मारे देश रे पधारो हरे
पधारो भरते देश रे आवनी पधारो भरते कट दिलीर गदिया गिरो कठे बीकाने भलो चुनाया सिरे के सज में आवो 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 सा आवो नी पधारो सा आवो 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 सा आवनी पधारो सा आवनी पधारो भरते देश रे आवनी पधारो हो सरिया बालम हो जोड़ी राढोला आवो नी पधारो सा आवनी पधारो भरते देश रे आवनी पधारो भरते साजनी साजनी घूमरा साजन गीर जड़ी साजन लिखदा ओरे चूड़ना पाँचों घड़ी घड़ी आवो सा आवनी पधारो सागा आवो 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 सा आवो नी पधारो आवनी पधारो भरते देश रे आवो नी पधारो